नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। जब हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, मुड़कर देखते हैं, ऐसी क्या बातें हैं जिनको लेकर हम अपने जीवन को परिभाषित करते हैं, उसमें संबंध होते हैं, उसमें हमारी उपलब्धियाँ होती हैं, हमारे सपने किस तरह से पूरे हुए होते हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें प्रसन्नता से भर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इस तरह के सवालों के जंगल में हमें छोड़ देते हैं, जहाँ पर उस जंगल से बाहर निकलने का छोर नहीं मिलता है। सारी स्थितियां हम सबके साथ अलग अलग समय में अलग अलग रूप में आती हैं, किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम। पर ऐसी स्थिति जिसमें आप एक देश को छोड़कर दूसरे देश में आए हो, अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं भारत से आकर, तो ये स्थिति आपको पता होती है कि भारत छोड़ने का मतलब क्या होता है। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं हम में से जिन्होंने भारत आने के पहले एक और देश छोड़ा होता है, चाहे वो पाकिस्तान से आए होते हैं या वो बर्मा से आए होते हैं। बर्मा से आकर भारत पहुंची स्वर्ण सचदेवा जी के बचपन की तरफ जाएंगे हम उनके साथ। सबसे पहले करते हैं स्वागत स्वर्णा जी का। नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार। स्वर्णा जी, आपका बहुत धन्यवाद है। जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था और हमें पता चला था कि 1962 का समय था जब वहाँ बर्मा में सैनिक शासन हुआ था, जो सिविल गवर्नमेंट थी उसको उतार फेंका गया था। उनकी वजह ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी जो चुनौतीपूर्ण कहा जाए तो लगता है। चुनौती शब्द जो है वो उस पूरे स्थिति को ठीक से पकड़ नहीं पाता है। पर उसकी तरफ हम एकदम नन्हे नन्हे कदम लेते हुए आपके साथ जब चलते हैं, तो बचपन आपका बर्मा, जिस भी जगह पर आप थी, उस वातावरण के बारे में थोड़ा बताइए। पिताजी आपके क्या करते थे? आ, जब 1962 की बात हम कर रहे हैं, जी। जब जनरल नेविन थे और फिर मिलिट्री रूल हो गया था, उस वक्त भी, उससे पहले भी मेरे पिताजी का बिजनेस था, वो होलसेल कपड़ों का। कपड़े मीन्स जस्ट मटेरियल, और वो एक जगह से दूसरी जगह आते थे, ट्रक के ट्रक लोड होके चले आते थे। पर कुछ ऐसा भी था कि वो दूसरे शहरों में खुद जाते थे, और वहाँ बर्मा में एक ट्रेडिशन होता था, बाजार लगाते थे। जस्ट एक जगह होती थी उनकी अपनी, और वहाँ पर बस तंबू टाइप कहीं, जो बांस के होते थे वहाँ पर, तो सब कुछ ही लकड़ी का ही होता था। जी। उसमें बस बाजार लगाया और शाम को समेटा और वापस। 2-3 दिन का होता था उनका, तो वो ऐसे जाया करते थे। पर बेसिक उनका होलसेल बिजनेस था। अच्छा, आपके पिताजी का नाम क्या था? आप कितने भाई बहन थे? पिताजी के साथ आपके संबंध को लेते हुए कोई ऐसी घटना जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि ये मेरा कितना ख्याल रखते हैं? मैं पिताजी का नाम अ, श्री नवनीत लाल गुलियानी, और हम लोग 7 बहन भाई हैं, 5 भाई और 2 बहनें। जी। और मेरी मम्मी, जिनका अपना बचपन का नाम ऋषि कुमारी रहा है, पर शादी जैसे कि हिंदू ट्रेडिशन में होता है, फेरों के टाइम पे नाम चेंज होता है, तो उनका नाम चेंज हुआ था रमेश कुमारी। अच्छा। तो वो एक बहुत धार्मिक और बड़ी लेबोरियस वुमन रही है। उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है कि बस काम करते रहो, तुम थकते नहीं हो, तुम्हारी एनर्जी बढ़ती है। ये मुझे बचपन में सिखाया करती थी। तो क्या? वही हमारा अभी तक चला आ रहा है, तो काफी काम भी आया है। और मेरे पिताजी तो बहुत बिजी ही रहते थे, नेचुरल है कि उनका बिजनेस ऐसा था, पर वो हमें टाइम देते थे। और कुछ मुझे याद है कि हम लोगों में शर्म इतनी होती थी कि अगर हम पिताजी आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो हम चुपके से वहां से निकल जाया करते थे कि अब हमें यहाँ नहीं बैठना। अब पिताजी खाना खाएंगे। तो तो एक अलग प्रकार का जो वातावरण रहता था, जैसे पैत्र पितृ सत्तात्मक जिसे कहते हैं, पैट्रियार्कियल। तो तब हमें ऐसा नहीं लगता था कि इनको इतना अधिक आदर क्यों दे रहे हैं, बाकी सब इन्हीं की क्यों सुनते हैं। हमें अच्छा लगता था। हम मुझे भी अपना बचपन याद आता है, तो कुछ इस तरह का वातावरण मुझे जिसको हम सहज रूप में लेते थे। पर वो एक अलग विषय हो जाएगा। हम फिर से बर्मा की तरफ चलते हैं। तो कैसा वातावरण वहां पे था? और स्वाभाविक है कि यदि वो व्यवसायी थे और इतनी मेहनत करते थे,
तो अगर बहुत अधिक धनी नहीं तो भी संपन्न परिवार आपका वहाँ रहा। हाँ, बिल्कुल बहुत किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। घर में काम करने वाले भी होते थे और साथ में ड्राइवर भी खड़ा होता था। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि हम में कोई कमी थी। बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे हम लोग। पर मुझे ऐसा लगता है कि लग्ज़रियस लाइफ़ की तरफ हम ना हमारे मम्मी देखती थी, ना हमारे पिताजी देखते थे। वो बड़े सिंपल हुआ करते थे। कोई त्योहार है, तीज त्योहार, वहाँ मंदिर होते थे 2, एक छोटा मंदिर कहलाता था, एक बड़ा मंदिर। तो बड़ा मंदिर इतना बड़ा होता था कि वहाँ पर सारे हिंदू जो हम लोग तो ऑब्वियसली हम पंजाबी और दूसरे और भी लोग होते थे नॉर्थ साइड के, तो वो लोग सब इकट्ठे हो जाते थे, मिलके त्योहार मनाए जाते थे और वहाँ हमने बड़ी गहराई से सब त्योहार समझे थे। उतनी गहराई से हमें इंडिया में आके नहीं समझ आई थी। वहाँ की जो बाकी की बचपन की यादें, आपकी सहेलियाँ, किस तरह के खेल होते थे, वहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ हर कैसी खेल थी? जी। हर खेल खेलते थे। कंचे भी खेले हैं, रबड़ फेंक-फेंक के रबड़ इकट्ठे करते थे, तो रस्सियाँ बनाते थे, रस्सी कूदना। एक्चुअली स्किपिंग कौन-सी गेम ऐसी होती थी जो हम नहीं खेलते थे, लड़के-लड़कियाँ मिलके तो कोई फ़र्क ही नहीं लगता था। जो लड़के खेलते थे, हम भी खेलते थे, जो हम खेलते थे, लड़के भी हमारे साथ। इवन गुड्डे-गुडियों का खेल भी होता था। वो तो हम लड़कियाँ खेलती थी और वो शादियाँ करते थे तो एक-दूसरे की गुड्डियों से तो वो ले जाते थे, कहते दहेज भी दो हमें। तो वो तो सब ये जो खिलखिलाहट सी हम सुन रहे हैं इस वातावरण में, उसके बाद में जो दृश्य बदलता है, जब 1962 की बात जैसा कि मैं पूर्व में कर रहा था, मिलिट्री शासन लागू हुआ। बहुत अधिक संचार माध्यम नहीं थे, शायद रेडियो ही होगा मुख्य सूचनाओं का माध्यम। कैसे आपको पता लगा कि स्थितियाँ बदल रही हैं वहाँ पे और उसका सीधा परिवार पे एक्चुअली क्या असर हुआ? एक्चुअली हमें 1962 में हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था। सच में बताएँ मैं 10 साल की थी तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। बहुत मस्त लाइफ़ थी। पढ़ाई स्कूल से आना, स्कूल जाना मतलब खेलना-कूदना और खाना-पीना, सोना यही होता था। पढ़ाई में हम लोग लगे रहते थे ज़्यादा। और 1963 में जब नोट बदले, तो एक घर में एनवायरनमेंट पता चला कि नोट बदलना क्या हुआ कि सुनते थे, हमारे पिताजी के फ्रेंड हैं, वो उनके पास काफ़ी पैसा था कैश और बदलने के लिए गए तो 10,000 रुपए मिले, जितने भी थे कैश, लाख रुपया, 2 लाख, उस टाइम तो लाख बहुत बड़ी चीज़ होती थी। पर कईयों के हार्ट अटैक हुए कुछ, तो घर में एक माहौल बना हुआ था और हम भी थोड़ा-थोड़ा सुन लेते थे। तो ऐसे लगा था थोड़ा एनवायरनमेंट टेंस्ड हो गया है। तो तभी मेरा ख्याल है 1962 में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे दादा-दादी उन लोगों ने अपना बना लिया था कि हमें हिंदुस्तान जाना है, तो वो 1963 में मार्च में इंडिया आ गए थे। और उसके बाद उनके जाने के बाद ही करेंसी चेंज हुई थी, कुछ ही दिन में या फिर 2-3 दिन बाद ही। तो बहुत शॉकिंग था। मेरे पिताजी ने एक्चुअली कुछ ट्रांसफ़र किया था अपने ब्रदर इन लॉ को, यानी कि अपने जीजा को, बिज़नेस पार्टनर वो अलग हो गए थे, वो इंडिया सेटल हो गए थे, तो उनको भेजने के लिए उन्होंने कैश सारा ट्रांसफ़र कर दिया था। तो उस वक़्त हमारी हालत ये हो गई थी कि घर में पैसों की शॉर्टेज हो गई थी। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी और एक्चुअली मुझे लगता है हमारे माँ-बाप बड़े सुलझे हुए थे, तो किस तरह घर चलाना चाहिए वैसे ही उन्होंने ठीक से किया। फिर 1964 में एकदम से उन्होंने आई थिंक डेट मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से याद नहीं है। उन्होंने 1964 में अप्रैल में समहाउ पूरा बिज़नेस ऑक्यूपाई कर लिया था ये मिलिट्री ने। तो सुबह के 7 बजे यही सुना था हमने कि सुबह के 7 बजे पूरी बर्मा में मिलिट्री ने हमारे बोर्ड जो बिज़नेस के बोर्ड होते हैं बाहर दुकान जो भी हमारे शोरूम वगैरह थे, निकाल के वहाँ पर अपने बोर्ड लगा दिए थे
जिसमें पीदू साई कहते थे। बर्मिस में कुछ था, गवर्नमेंट की शॉप, और उसमें नंबर लिखे होते थे, सिर्फ ये नंबर है आपका। तो मैं तो 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करके अपने दर्शकों को ये बात याद करता चलूं कि 1962 में जनरल ने विन थे जिन्होंने ये सैनिक शासन उन्होंने लागू किया था, और वहां पर एक वन पार्टी मिलिट्री रूल स्थापित कर दिया था, जो कि बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी BSPP थी। और जिस तरह के कदम उठाए गए थे वो, जैसे हम और कुछ विवरण स्वर्ण जी से सुनेंगे, वो आम लोगों के लिए ऐसी स्थिति विवशता की उत्पन्न करने वाले थे, जिस को याद करके हमें लगता है कि हम वहां से निकल पाए क्या। हमें का मतलब जो भी उस स्थिति से निकला हो, कुछ थोड़ा बहुत चूंकि मैं आपसे सुन चुका हूं, तो बिजनेस उन्होंने लेने के अलावा भी ये समझना चाहा कि वो किस तरह चलाते थे, क्या उनका क्लाइंटेल क्या थी वगैरह, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, पिताजी के साथ बिजनेस की दृष्टि से। उन्होंने क्या किया कि जस्ट सब शॉप्स वगैरह जैसे ले ली बिजनेस। तो पिताजी तो बाहर थे, वापस आए तो उनको कहा कि हम आपको 250 महीने का देंगे, और आप हमें पूरा लेजर समझाइए कि किससे लेन देन, कैसा क्या है, तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है। तो पिताजी को शायद 2 महीने ही उन्होंने वहां पर बैठे थे, उसके बाद उनको तो सब समझ आ गई थी बिजनेस की। तो फिर उन्होंने कहा अगर आपने काम करना है तो बैठे रहिए, नहीं तो। और ऑब्वियसली कि इतने बड़े बिजनेस के मालिक थे और एकदम से 250 तो क्या करना था, उन्होंने वहां छोड़ दिया। पता था कि वहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर उन्होंने हम लोग को उन्होंने ऑर्डर किया कि तुम लोग ये घर खाली करो। एक्चुअली हमारा घर बहुत बड़ा था और हमारा शोरूम और पीछे घर था कंबाइन, तो काफी बड़ा एरिया था। तो उन्होंने कहा कि आप ये घर 3 दिन में खाली कर दीजिए। तो 3 दिन में तो घर ढूंढना बड़ा मुश्किल था। मुझे याद है पिताजी तो थे ही नहीं वहां पर, और मेरा ब्रदर जो मेरे से सिर्फ 2 साल ही बड़े, वो ही भाग दौड़ कर रहे थे। और मेरी मम्मी तो नहीं कर कहाँ कैसे जाती। तो कहीं घर नहीं मिला, तो उनको जब बोला गया कि हमें तो घर मिल नहीं रहा है, तो हम अभी यहीं रुकेंगे। कहते नहीं, हमने आपके लिए घर देख लिया है। और एक गोडाउन था, गोदाम, जहाँ पर पूरा एक हॉल सा, उन्होंने 2 घंटे में हमारा घर खाली किया कि तुम लोग यहाँ से हटो और हम खुद पैक करेंगे सब। उन्होंने 2 घंटे में हमारा घर खाली करके कितने सारी दीवारें तोड़ दी। कितने सदस्य थे उस वक्त आपके परिवार में, भाई एक आप? मेरा ब्रदर एक्चुअली दादी जी के साथ, दादी दादा के साथ इंडिया आ गया था, और हम 6 बहन भाई थे और मेरी मम्मी। तो आपकी जानकारी के लिए, लगभग 300,000 इंडियंस जो थे, अच्छा, वो वहां पर 1900, ये एक मेरे सेकंड के लिए, मैं आपके साथ अपने दर्शकों के साथ ये याद करना चाह रहा हूं कि 1962 से 1964 के बीच में स्वतंत्र भारत में ये पहला अवसर रहा, और शायद ऐसा और कभी हुआ नहीं हुआ, कि 300,000 इंडियंस जिनको भी वहां से निकाल दिया गया था, वो बाध्य हो गए थे कि भारत लौट कर आए। तो जो कुछ भी डिप्लोमेटिक तरीके से बातें रही होंगी, पर मुझे लगता है इसके बारे में बहुत अधिक चर्चा भारत में हुई नहीं है, बहुत अधिक लिखा भी इस पूरे प्रसंग के बारे में नहीं गया है। और जिस तरह की यादें स्वर्णा जी के साथ हैं, जिसको कि भी आप सुनने वाले हैं, चूंकि मैं सुन चुका हूं, तो ऐसी स्थिति आना कि आपका जो कुछ है, भरा पूरा परिवार है, सारा सामान है, वो सब हटने के अलावा आपको ऐसी विवश स्थिति में रहने के लिए बाध्य कर दिया जाए। फिर से चलते हैं, उन्होंने 2 घंटे में आपका घर खाली कर दिया। फिर आप कहाँ भेजे गए थे? हम लोग एक गोदाम में पहुंच गए, जहाँ ना कोई किचन होती थी, ना कोई बेडरूम, ना कुछ। तो बस कैसे कैसे वहां पर अपना शुरू किया काम। जैसे उन्होंने सामान आके फेंक दिया पूरा, और निकालना, देखना, करना,
वाज वेरी टेरेबल। मुझे याद है कि बहुत मुश्किल से, हम तो बहुत छोटे-छोटे 12 साल हमारी उम्र, हमने कभी घर के काम ही नहीं देखे थे, कुछ भी नहीं। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे घर चलेगा, क्या होगा? और कोई पैसा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। फिर पिताजी हमारे आए, उन्होंने हमें बड़ा सहारा दिया कि तुम लोग घबराओ नहीं, सब मैं ठीक कर दूँगा। तो हम लोग इंडिया जाएँगे वापस। और तब सुना था कि इंडियन कॉन्सुलेट जो रंगून में हुआ करती थी, उन्होंने अपने लोगों के बहुत शोर मचाने पर कि सब लोग तो रंगून नहीं जा सकते, तो उन्होंने एक छोटा-सा वहाँ पर मोबाइल अपना ऑफ़िस बना लिया, जिसको इंडियन सिटीज़नशिप, क्योंकि उस वक़्त बर्मिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया था। कोई डेट थी, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ रहना चाहते हो तो बर्मिश सिटीज़नशिप लेनी पड़ेगी, नहीं तो अपनी-अपनी कंट्री जाए। तो उस वक़्त स्वर्ण जी ऐसा हुआ था कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की थी, इंडियन एम्बेसी यंगून से कोऑर्डिनेट किया, जो लोग वापस जाना चाहते थे, कुछ जहाज के द्वारा बे ऑफ बंगाल ओह! कलकत्ता भेजे गए थे और बहुत बुरे हालात में। वो वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती कि हम लोग टाउनजी में रहते थे। टाउनजी लाइक सदर्न शान स्टेट है। वहाँ के एक शहर में हम रहते थे, जो एक वैली था, मतलब हिल स्टेशन माना जाता था, वैली। तो वो वहाँ से हम लोग रंगून, हम पिताजी हमें लेकर आए कि घर हमारा भरा, पूरा घर सब कुछ छोड़ के हम लोग वहाँ आए कि अब ये नहीं पता कि हमें कौन-सी फ्लाइट में जाना है। और रोज़ मेरे पिताजी, आई थिंक उस वक़्त एयर इंडिया थी, हम ब्रिटिश एयरवेज़ में आए थे, मुझे याद है। ब्रिटिश एयरवेज़ या कौन से ऑफ़िस में वो जाया करते थे कि हमें सीट मिल जाए। वो टेलीफ़ोन वग़ैरह तो वहाँ थे ही नहीं, हम लोग एक धर्मशाला में रुके थे, रंगून में आकर। ना खाने की कुछ व्यवस्था, ना कुछ। तो बड़े मुश्किल से, मुझे याद है 20 दिन हम पूरा वहाँ रहे थे, फिर हमें जाके सीट मिली थी। सीट मिली और कलकत्ता की, हमें दिल्ली जाना था पर हम पहले कलकत्ता आए। कलकत्ता में जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो मैं कभी वो, एक पहले तो रंगून के एयरपोर्ट का नज़ारा मेरी आँखों से कभी नहीं जाता। क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी सुघड़ थी, उन्होंने जो नए कपड़े हैं उनको चादरें बना-बनू के, किसी को कुछ बनाया, कुछ बना के कि मैं इंडिया जाऊँगी तो मेरे बच्चों के कपड़े खरीदने की हालत नहीं होगी, कम से कम वहाँ जाके इन कपड़ों से उनके कपड़े बन जाएँगे। मतलब जैसे चादर बना दी, गिलाफ बना दिए, कुछ बहुत कुछ तरीके से मम्मी ने किया था, डे एंड नाइट उन्होंने मशीन चलाई थी। पर जब वहाँ पहुँचे हम एयरपोर्ट पे, तो वो पहले तो एक सिर्फ़ 10 ग्राम 12 साल से ऊपर के एक पर्सन को सोना, और 12 साल से कम के लिए 6 ग्राम। तो वो सोना हम लोग के सबके वो तौल रहे हैं। वो नज़ारा देखा, क्योंकि वो तो लेके ही नहीं गए थे मम्मी, पता ही था कि इतना ही लेके जाना है। पर कपड़े एक नीचे चादर बिछा दी, ये नया है, ये नया है, ये तुम नहीं ले जा सकते, करते-करते ये सोचे कि इतनी बड़ी पायल ज़मीन में लग गई थी। और मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे उसमें कई चीज़ें मेरी पसंद की भी थी। तो सोच रही कि क्या कर रहे हैं ये लोग? कहते अगर तुम्हें अब चाहिए तो इसकी ड्यूटी दो या फिर ये हम लेंगे। स्वर्ण जी, मैं आपके साथ ये अपने दर्शकों को याद दिलाऊं कि जो नेविन की सत्ता आई, तो वो जिस तरह के हालात बर्मा में आर्थिक दृष्टि से बने थे, उस सबके लिए आरोपी मानते थे जो विदेश से आए हुए बसे हुए लोग थे। हालांकि उनके कारण वहाँ की इकोनॉमी ठीक भी चल रही थी, पर हाँ, एक तो ये था, दूसरा वो एथनिसिटी को भी बदलना चाहते थे, सबके लिए बर्मेनाइजेशन करने जैसा एक था, जिसमें कि और लोगों की भाषा का सम्मान नहीं करना, धर्म का हाँ, सम्मान नहीं करना, उनकी जो सांस्कृतिक व्यवहार करते हैं, जो भी रीति रिवाज है, उसको दबा देना। तो ये जो सारा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था धार्मिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, उसके साथ साथ ये जो व्यक्तिगत रूप से जो उसको हम कहें भुगतना पड़ा,
और आपकी माताजी का, आपके पिताजी का जो साहस है, उसके कारण आपका परिवार वहां चला। हम आपके साथ भारत भी आएंगे, पर थोड़ा बर्मा में रहते हुए मैं ये भी याद करूं कि इस स्थिति में जिस तरह से भारत सरकार को भारतीय मूल के लोगों के लिए सहायता के लिए आना चाहिए था, वो नहीं, नहीं आए, कुछ बिल्कुल भी। नहीं आए, बल्कि चीन उस समय अपने लोगों के लिए उनको संबल देने के लिए खड़ा था। इस बात की संदर्भ में भारत सरकार की बड़ी आलोचना भी होती रही है, और वेल डिजर्विंग है एक्चुअली, वो आलोचनात्मक होना चाहिए। पर फिर से वो जो आप बता रहे थे, कुछ खिलौने भी आपके रहे होंगे, उन्होंने जो बहुत थोड़ा सा सामान लेके आप वहां से जा सकते हो। हाँ। ऐसा याद आता है कि आप भाई बहनों में से कोई रोता हो, माँ ने चुप कराया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब बहुत क्वाइट थे, क्योंकि हम लोग, मुझे लगता है कि बहुत पेशेंस में रहे हैं, तो देख रहे थे और शॉक थे कि ये हो क्या रहा है, और डर रहा, क्योंकि उनका बिहेव इतना खराब था ना कि सबको डर लग रहा था। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे, मैं छोटी ही थी, और मेरी मम्मी को अलग लेके गए कि पता नहीं हम अपने अंदर क्या छुपा के लेके जा रहे हैं। और मुझे शर्म आती है, कहते उन्होंने सारे कपड़े उतरवाए और फिर उसके बाद सारा चेक करा और चेक करके हमें जाने दिया। तो ये बहुत कुछ पीड़ादायक अनुभव जो वहां के रहे हैं, उसमें भी आपकी कुछ जो बर्मीज मूल की सहेलियां रही होंगी, उनके साथ भी इस संबंध में चर्चा करने का अवसर हुआ था क्या उस समय? नहीं, एक्चुअली हम पढ़ते थे गांधी मेमोरियल हाई स्कूल में, तो उसमें सारे ही बहुत कम बर्मिस लोग होते थे। उसमें हिंदू और नेपाल के लोग होते थे, मतलब बेसिकली हिंदू मुस्लिम ऐसे ही हम लोग होते थे। तो हाँ, संबंध रहे हैं आज भी। मुझे, मेरे कनेक्शन है, मेरी नर्सरी में मेरे साथ पढ़ती थी, उनका नाम भी बचपन में स्वर्णा ही था, पर जब वो भी क्लास में एडमिशन लिया, पहले मैं क्लास में जा चुकी थी, फिर उनको एडमिशन मिला, तो प्रिंसिपल ने कहा एक क्लास में एक ना दो एक जैसे नाम की लड़कियां नहीं हो सकती, तो उनका नाम चेंज करके सावित्री रखा गया था। आज भी हमारी बात होती है बर्मा में उनसे। तो स्वर्ण जी, आपके साथ मैं याद करूं, समानांतर अभी हम न्यूयॉर्क में बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो 1960 के आसपास या उस दशक में जो बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी, उनमें से एक ये भी थी कि मार्टिन लूथर किंग ने जो अपनी आइकॉनिक स्पीच दी थी, आई हैव अ ड्रीम, वो भी उसी कालखंड की बात है, जब आप वहां से भारत की तरफ आ रहे थे। और कई तरह की स्थितियों से इंसान गुजरता है, राजनीतिक रूप से उसका रंग अलग होता है, पर व्यक्तिगत रूप से और आपके परिवार की दृष्टि से बर्मा की और कोई ऐसी स्मृति? मुझे याद है जब हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, तो आपको बहुत विविडली याद था कि किस तरह से आपके सामान को उस एक बड़े से गोदाम में रखने की स्थितियां आई थी। वहां पे किस तरह से अपने आप को एडजस्ट आप सबने किया होगा? कितने समय तक वहां रहना पड़ा हम होगा? लोग 6 महीने रहे थे वहां पर, और क्योंकि आदत थी बड़े खुले घर में रहने की, तो बाथरूम भी अच्छे बने ही हुए थे और किचन भी अच्छी। अब किचन, एक हॉल में हमने एक कोने में किचन बना ली, मम्मी ने हमारी किचन बनाई, तो वो सेट किया, और कुछ इस तरीके से फिर थोड़ा सा बेड वगैरह लग गए, जमीन पे ही सोना, क्योंकि सब कुछ तो तोड़ ताड़ के फेंक दिया था उन्होंने। फिर बाथरूम ऐसे कि जाने की इच्छा भी नहीं होती थी, कैसे कैसे बर्तन धोने की जगह। मेरी मम्मी तो ये की चीज करती थी कि कैसे सफाई करी जाए, कैसे रखा जाए। आ, निकाल लिए 6 महीने ऐसे ही। तो वो जब 6 महीने निकले, उसके बाद जब भारत पहुंचे, तो भारत में क्या स्थितियां बनी? वहां तक चले उससे पहले और कोई बात अगर आप मुड़कर देखें आंख बंद करके, तो बर्मा की कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मित्र जो आपको बहुत अच्छा लगता रहा और बाद में भी याद रहा हो? एक तो बहुत ज्यादा, बहुत, मेरे तो बहुत फ्रेंड्स थे, और काफी अच्छा हम लोगों का मेलजोल था, प्यार था बहुत। और
क्योंकि दूर-दूर घर भी नहीं होते थे, पर एक मेरी फ्रेंड थी, उनका खेत होते थे, तो उसके बाद में मैंने सुना था, काफ़ी अच्छा, पार्वती नाम था उनका, और बाद में मैंने सुना कि वो शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ था और फिर उसने अपने आप को हैंग कर लिया था। उनके घर के बाहर अखरोट का पेड़ होता था, हैंग कर लिया था। सो ऐसे ही कुछ हुए, कनेक्शन तो रहे, कोई ना कोई कहीं से लेटर आ जाती थी कुछ। फिर जब चले गए सब इधर-उधर, कोई नेपाल चला गया, कोई पिथौरागढ़ में, एक मेरी थी बचपन की सहेली, वो पिथौरागढ़ चले गए, कुछ वहाँ भी आए। दिल्ली में भी मिले हम लोग, तो रहे काफ़ी टाइम, हम मिलते रहे। यादें तो बहुत अच्छी थी। बहुत हम लोग जाते थे, मेरी एक सिख फ्रेंड थी इंदिरा, बहुत अच्छी हमारा दोस्ती रही। संबंधों की बात को लेते हुए, एक पिता जिसके साथ 6-7 बच्चे उनके साथ में हैं, पूरा अपना एक स्थापित जो व्यवस्थित व्यवसाय है, उसको छोड़ के वो भारत आए हैं, और भारत में एकदम फ्रॉम अ स्क्रैच जिसे कहते हैं, वहां से उनको शुरुआत करनी है। हाँ उनका जी। सपोर्ट सिस्टम था क्या वहां पे, भाई बहन? एक्चुअली जब हम यहाँ, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, जब हम कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरे, तो वहां पर ऐसे ही हमारे सामान को खोल खोल के देखा गया, जैसे पता नहीं हम क्या चीज स्मगल करके ला रहे हैं, और बहुत बुरा बिहेव किया गया। भारत की तरफ से? भारत में भी हमारे साथ एयरपोर्ट में ऐसा नहीं था कि जो लेकर आया चलो वो तो जाने दो इनको, पर कुछ नहीं, अच्छा बिहेव नहीं हुआ था, कोई भी नहीं है। मुझे याद है मेरी दादी जी वहां से चले थे, जब निकले थे तब भी मेरा ख्याल है उस वक्त भी सोना वगैरह कम लाने दिया जाता था, तो उन्होंने कुछ एक चेन अपने ट्रंक में रख दी थी और निकल आई। उसके बाद तो उनके सारे ट्रंक, उस वक्त तो वही सूटकेस वही होते थे, ट्रंक से ही होते थे, सारे सूटकेस उनके ट्रंक सब तोड़ दिए गए थे कलकत्ता एयरपोर्ट पे। ये मैंने सुना था। तो बहुत बुरा हाल किया था उन्होंने इंडियंस के साथ। 1963 से 64 तक, तो मैं 65 तक सुनती आई थी कि बहुत बुरा हाल किया। ठीक है, हमारे चाचा वहाँ रहते थे कलकत्ता में, उनका बिजनेस था, हम उनके यहाँ गए, उन्होंने बहुत बहुत अच्छी तरह से हमें अटेंड किया, बहुत प्यार भी दिया, और जैसे कि हम खुश हो जाए, सब कुछ। उनको भी पता था हम कितने बुरे हालात से निकल कर आ रहे हैं। तो मुझे याद है तब संगम मूवी लगी थी, तो उन्होंने टिकटें ले रखी थी, तो वो हमें, ये ऐसी ऐसी यादें। फिर हम दिल्ली आए, वहां से ट्रेन ऑलरेडी हमारी रिजर्वेशन थी। तो ऐसा कोई मेरे को नहीं याद आता है कि आपको कोई ऐसा वक्तव्य या ऐसी कोई स्पीच जो उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो बर्मा से ऐसी विषम परिस्थितियों में भारत आने के लिए कभी उन्होंने कुछ नहीं, शब्दों के द्वारा भी? बस घर में यही चर्चा सुनती थी कि कुछ भी नहीं कर रही यहाँ की सरकार तो हमारे लिए, क्योंकि हम पूरा बिजनेस घर बार छोड़कर आए थे। हम 64 सितंबर में आए थे, और हमारे पिताजी आए थे आई थिंक अप्रैल फॉलोइंग, मतलब 65 में। तो जब वो आए थे तब तक तो कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। और उन्होंने फिर एक बिजनेस समझ ही नहीं आता था, क्योंकि कपड़ों के बिजनेस कहाँ से करे, पैसा चाहिए। तो हमारे चाचा लोग करते थे मोटर पार्ट्स का बिजनेस, तो उन्होंने उनको गाइड किया। फिर मुझे याद है कि पिताजी को पता नहीं 50-50 किलो के वजन दोनों हाथों में उठा के, और डोर टू डोर कश्मीरी गेट दिल्ली में, वहां पर जाया करते थे अपना सामान बेचने के लिए। तो आए दिन उनकी नाव उतर जाती थी, वेट उठाते थे आए दिन, और वो सब चीजें बहुत बुरा हुआ था शुरू में। तो काफी उन्होंने स्ट्रगल किया, मुझे याद है हम लोग बहुत मुश्किल में रहे थे। चाहे हमारी फैमिलीज की सपोर्ट थी, पर बेसिकली तो खुद ही खड़ा होना पड़ता है। तो सही बात है। और
इस सब के बीच में जो आपके पिताजी के अंदर की ताकत थी, उसने उनको आगे बढ़ते रहने के साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने, उनको अच्छा भविष्य देने के लिए जो किया, उसका परिणाम ये हुआ कि एक तो न्यूयॉर्क में आपसे बात कर रहे हैं, और भारत में अभी भी रहता है, बेटी की शादी करना तो आसान काम नहीं है। तो वो सारा भारत में आके एक तो शिक्षा कैसे जारी रही, और कोई ऐसी विशेष बात जो उन दिनों की आपको याद आती? पहले तो हमारे चाचा, उन्होंने हेल्प की, हमें स्कूल में डलवाया। फिर हमारे नाना जी थे, हमारे एक मेरी मासी कहते हैं, मतलब मेरी मम्मी की बहनें, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उनके हस्बैंड यानी मौसा जी, उन लोगों ने बहुत हेल्प की। तो किसी तरीके से हम लोग पढ़ते गए। कोई मैं दादी के घर में, तो मम्मी के पास और बहन भाई थे, मतलब अलग-अलग कहीं बिखरे रहे हम लोग बहन भाई कुछ साल। तो फिर हम एक जगह इकट्ठे हुए जब मैं ये सोचे 10th ग्रेड में थी, तो हम इकट्ठे हुए सब। और कौन सी जगह पर आप पढ़ते थे, कौन से शहर में? दिल्ली में? मैं दिल्ली में ही पढ़ती थी, और दिल्ली में ही बहन भाई थे हम। पहले मेरे मम्मी लोग तो चले गए थे रोहतक में, हरियाणा। वहाँ पर रहे, वहाँ पर कोशिश करते रहे मेरे पापा कोई ना कोई बिजनेस करूं, कम पैसे में कैसे शुरू कर दूं, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो बेसिकली उन्होंने फिर मोटर पार्ट्स का ही शुरू किया। तो काफी मेहनत करने के पास, दिमाग लगाने के बाद उन्होंने अपना सेटअप किया सब कुछ। तो तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, एक समय आता है जो जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। वैसे तो कई बार इंसान का नया जन्म होता है, पर विवाह के बाद मैं समझता हूँ कि पति पत्नी दोनों ही एक नए संसार को रचते हैं, तो दोनों का एक नया जन्म हो जाता है। उस जीवन साथी तक कोई अपनी पसंद से पहुंचता है, हम प्रेम विवाह कहते हैं, कोई ऐसा है, वो बताइए कैसे था। और विशेष करके जब ऐसी परिस्थिति से निकलकर आपके पिताजी आए थे, तो रिश्ता ठीक हो, अच्छे परिवार में हो, वो भी एक चुनौती रहती होगी, वो थोड़ा परिवेश। नहीं, जब तक तो मैंने तो फिर कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉलेज भी मतलब किया ही है, वहाँ पढ़ाई की। फिर उसके बाद जब हमारी शादी, तब तक हम बड़े अच्छे स्टैंड कर गए थे। मेरे पिताजी ने काफी अच्छा बिजनेस सेट कर लिया था, और हम बड़े अच्छे जिंदगी में आ गए थे। तो ये श्रेय भारत को भी जाता है कहीं ना कहीं कि इस तरह के अवसर थे, लेकिन अधिक श्रेय तो उनको ही जाता है कि उन्होंने नहीं, रास्ते बहुत खोजे। मेहनत की, उनको मेहनत करते हमने जो देखा, और उन्हीं से हमने सीखा कि थोड़ी में भी गुजारा कर सकते हो तुम, और मेहनत करो तो क्या कुछ नहीं पा सकते हो तुम। क्या बात, क्या बात। यही है, मैंने तो यही सीखा। और वही चीज हम यहाँ अमेरिका आके भी थोड़ी से आगे बढ़ते गए। तो अब महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि शादी जब होती है, तो पहले देख लिया होता है, नहीं देखा होता है, हाँ कहना है कि नहीं कहना है, कि अरेंज है टोटल, या बाकी आपकी भी उसमें कुछ से है, वो वाला थोड़ा बताइए। आप, आई थिंक पहली बार ही आए थे देखने के लिए, अब पहली बार में ही हाँ हो गई थी। एक दिन देखने आए, 3 दिन बाद एंगेजमेंट हो गई। बस ऐसे ही हुआ था। तो वो अमेरिका से आए थे या वो भारत में थे उसमें? भारत में। अच्छा, तो आपका अमेरिका कौन से बरस में आना हुआ है? शादी के भी 15 साल बाद। अच्छा। हमारी शादी हुई 75 में, और हम यहाँ पर आए थे, पहले मैं 85 में आई थी। हम्म। मेरा बेटा भी हुआ, पर मुझे यहाँ पर अमेरिका अच्छा नहीं लगा था 85 में। लगता था कोई है ही नहीं यहाँ पर, कोई किसी से बात नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। और वहाँ इतना भरा पूरा परिवार, मेरा ससुराल यानी मेरी 6 नंदे, उनके बच्चे, मतलब एक रौनक वाली जिंदगी देखी थी, और अपने बहन भाई। और कहाँ हम अमेरिका आ गए, मैं तो वापस चली गई थी 85 में ही यहाँ आकर। फिर 91 में फिर इन्होंने फोर्स किया कि नहीं, अभी वीजा वीजा नहीं, खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं, बच्चों को लेके चल, फिर ना मन लगे तो वापस आ जाना। फिर आ गए, और उसके बाद फिर मेहनत करते चले गए, 91 से फिर यहीं पर ही हैं।
तो अब आप अपनी यात्रा में जब तुलना करते हैं वो वाले दिन जब आप बर्मा में थे, फिर भारत हुए, फिर अमेरिका हुए, तो जीवन ने क्या सिखाया आपको मुख्य रूप से, अगर आप टॉप 3 बातों को पकड़ना चाहें अपने मन में, जो कि आप आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचाना चाहती हैं? एक तो ठीक है, हमारी स्ट्रगल फुल लाइफ रही है। जब बर्मा से जो बर्मा में टाइम बिताया लास्ट, और फिर इंडिया में आके जो शुरू के कुछ साल बिताए, और फिर शादी के बाद भी एक स्ट्रगल ही होता है, चेंज ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद अमेरिका आना, वो भी। पर हर जगह मैंने देखा कि अगर इंसान पेशेंटली और मेहनत करता जाए तो क्या कुछ नहीं पा सकता। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये तो मैं अगर समझती मैं दोहराऊं तो एक तो ये कि धैर्य रखना चाहिए, हूँ। धैर्य, दूसरा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तीसरा मेहनत करनी चाहिए। पेशेंस भी होनी चाहिए। हाँ, धैर्य में आगे, पेशेंस तो आगे, मैं भी धैर्य ठीक। पेशेंस कह रहा हूँ। तो जीवन में कई तरह की लहरें आती हैं या उतार चढ़ाव आते हैं, और बेटी होती है, पत्नी बनती है, माँ होती है, अलग अलग संबंध है, हर संबंध हमको कहीं ना कहीं पूरा करता है। जीवन का प्रवाह है जिसमें कहाँ कब क्या होता है सब कुछ हम जानते नहीं। पर अभी मैं उस तरफ ले जाना चाह रहा था, जब आप मुड़कर देखिए तो ऐसे कोई क्षण रहे होंगे, सिर्फ मैं ही अपनी तरफ से कह रहा हूँ, एक तो वो भी होता है जब स्त्री माँ बनती है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसके अलावा जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बहुत प्रेम से याद करते हैं, तो हमें लगता है वो खुशी के क्षण थे। तो मैं दरअसल उस तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ, इसको भी साथ में रखते हुए। मुझे एक चीज याद आती है, जब मैं बहुत छोटी थी तो पिताजी के बगल में लेटी लेटी हुई थी, जैसे जाते थे लाड प्यार में लेते थे, कहते बेटी पढ़ाई बहुत करना, और पढ़ाई के पीछे नहीं हटना, पढ़ाई है तो सब कुछ है, और मैं चाहता हूँ कि तू डॉक्टर बने। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे नज़ारा याद आता है क्योंकि वो एक मूवी हमें लेके गए थे, मेरी बुआ जी होती थी, वो पढ़ने में थोड़ा सा आनाकानी करती थी, तो हमें लेके गए थे मूवी दिखाने, अनपढ़। अच्छा। तो कहते ये देखो, जिसने पढ़ाई नहीं की उसकी क्या हालत हुई। तो पढ़ाई को कभी मत छोड़ना, पढ़ाई है तो सब कुछ है। तो वही जिंदगी में साथ तो कभी नहीं भूलती मुझे चीजें। और वही चीज अपने बच्चों को भी सिखाया, पढ़ाई ही है तो तुम कहीं भी मतलब फाके नहीं काटोगे। तुम कहीं भी जाओगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी वो जो पढ़ाई है ना, वो तुम्हें लेके जाएगी और तुम्हें जीने के रास्ते देगी, तुम्हें कमाई के रास्ते देगी। तुम अपने कभी भूखे नहीं, फाके नहीं काटोगे। तो वही चीज अपने बच्चों को भी सिखाते रहे, तो और ये मेहनत से कभी पीछे मत हटना। तो वो चाहते थे, आप चाहते थे डॉक्टर बने, तो आपकी बेटी भी डॉक्टर बनी, आपका बेटा भी हाँ, तो डॉक्टर तभी बना, तो कहीं ना कहीं सपने जो हैं वो पूरे होते हैं, और खुद किस नहीं रूप में बन पूरे पाए होते तो बच्चों को बनाया। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो बातचीत का समापन करने से पहले जो श्रद्धा का तत्व जिसे हम कहते हैं वो पग पग पर काम आता है, जिसके साथ आत्मविश्वास भी वहीं से निकल कर आता है। फिर भी आपके भीतर, एक तो आपने कहा जब आप वहां बर्मा में थे तब भी धार्मिक वातावरण था वहां पर भी ओ, आपके, बहुत। तो ईश्वर के साथ के संबंध को यदि आप अपने जीवन की घटनाओं के साथ जोड़कर देख रहे हो, तो कितना महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए अपने जीवन में ये श्रद्धा का होना आगे बढ़ने के लिए। श्रद्धा बहुत रही है, और मैं समझती हूँ श्रद्धा और ये भक्ति में पावर बहुत है, और बहुत कुछ मिला भी है, दिया भी है। पर जब से बेटा खोया तो पता नहीं, मुझे लगता है कि कहीं कमी रह गई, या फिर सोचती हूँ कि शायद इसी में भी कुछ भलाई है। पर भक्ति तो है, श्रद्धा थी। तो ऐसा आपके साथ याद करते हुए कि
सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। वो जो घटनाएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं ये बता रही होती है, और साथ ही हमारे शास्त्रों में भी ये बात आती है कि जो अ, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। बिल्कुल। किसकी कब कौन किस रूप में जाएगा उनको पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जो एक खालीपन आ जाता है वो उसको भरना असंभव सा लगता है हमें। हाँ। फिर ये है कि वो जीवन को समझने की दृष्टि से हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, और तो कोई चारा नहीं होता है। हाँ, करना पड़ता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आपने उत्साह से और उमंग के साथ में रसमयता से न केवल खुद आपने यहाँ के और भी काम आप करते रहे, और आपका एक परिकर मित्रों का भी परिवारजनों का भी बना रहा। हाँ जी। उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे स्वामी विवेकानंद कह रहे थे कि त्याग और सेवा जो है वो भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं। आपके जीवन में आपको लगता है कि वो सहज रूप से आया कई जगह, क्योंकि त्याग किए बिना, ऐसे ये भी कहते हैं कि त्याग नहीं करें तो मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक कह रहे। आप इस दृष्टि से कौन आपका प्रेरणा का स्रोत रहा है, अगर जिनको देख के आपको लगा कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना चाहिए? पिताजी का माताजी का उल्लेख तो किया ही आपने, उसके अलावा? ने पिताजी से एक कोई भी जिंदगी में जीने की पावर आई है, और मम्मी से तो बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखा उन्होंने, हर तरीके से जीना सिखाया। फिर उसके बाद जब शादी के बाद मेरी एक नंद रही हैं, और रही अब है नहीं, पर शुरू में उन्होंने मुझे हर हाल में कैसे घर को चलाना है वो सिखाया। कमी नहीं थी घर में, पर फिर भी वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाती रहती थी, उनको भी नहीं भूलती। अच्छा, क्योंकि आप और फिर मम्मी, मदर इन लॉ यानी मेरी सास, वो तो हम लोग का रिश्ता जो था ना, बेटी माँ बेटी से बढ़कर रहा है। बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा उठते बैठते उनसे मुझे बहुत पावर मिली है। उनसे उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया मुझे कि कैसे उन्होंने कैसे जिंदगी जी, पाकिस्तान से कैसे आए और क्या किया क्या नहीं। तो उनसे भी मैंने बहुत बहुत चीजें सीखी। तो मुझे ऐसे लगता है हम स्टेप टू स्टेप अगर अपने क्लोज रिलेशन में एक दूसरे समझने की कोशिश करते रहे तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। घर से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। सही बात है। और सीखने का जो सबसे बड़ा एक संस्थान है वो हमारे भीतर भी है। पर साथ में जब जीवन साथी के संबंध में अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि हम अब ऐसे युग में आ गए जहाँ की आपस में समन्वय बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण बात अब होने लगी है। पर नहीं, उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है यहाँ आके। जैसे हमने बच्चों को, वहां तो जिंदगी डिफरेंट थी इंडिया में। जी। इंडिया में जिंदगी ही डिफरेंट थी। जो भी ऐशो आराम कहा जाए, सारी फैसिलिटीज थी, सब कुछ था, तो चल ही रहा था। उनकी भी मौज मस्ती। उनसे मैंने एक चीज सीखा, रिश्ते निभाओ। क्या? रिश्ते जो है, एक बार किसी से रिश्ता कर लो तो उससे पीछे नहीं हटो। उनकी मैंने एक चीज देखी, शायद मुझे नहीं अच्छी लगे, कि उनको कोई एक थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल भी आगे कर लेते हैं। मुझे वो चीज नहीं अच्छी लगती। कई कई बार मैं कहती हूँ कि क्या है, तुम्हें कोई कुछ गलत भी कह देता है तो तुम उसको फिर भी उतने प्यार से सब कुछ करते हो। तो ऐसा लगता है कि वो गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित है। शांतिपूर्ण भाव से अहिंसा के साथ साथ जो स्नेह है उसका निर्जर उनके साथ जो रहता है वो आपके साथ भी असर भी होता है उसका। और मुझे भी सौभाग्य मिला है, मैं आप दोनों को अपेक्षाकृत समीप से जानता हूँ। पर इस तरह से आपके साथ यादों की डगर पर चलने का, बर्मा के वो चुनौतीपूर्ण दिन याद करने का अवसर जो आपने मुझे दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भारत में रहने वालों को भी 1962 से 1964 में 300,000 भारतीय लौटे थे, उनको जिस तरह से भारत माता की तरफ से गले लगाकर अपनाना चाहिए था,
वैसा नहीं हो पाया, बल्कि और कोई सहानुभूतिपूर्ण ढंग से कोई वक्तव्य भी बड़े नेताओं के आए नहीं, वो पता भी नहीं है कई लोगों को, मुझे नहीं। लगता है कि वहाँ क्या-क्या हो गया था। पर ये जो मिलिट्री शासन है वो किस तरह से निर्मम होकर भावनाओं और संवेदनाओं को रौंदते हुए ऐसे-ऐसे घाव जो छोड़ जाता है, उनको पूरा करने में आपके पिताजी का संघर्ष, उनका समर्पण, उनका साहस भी रहा, और आपके पूरे परिवार ने उन सारी स्थितियों का सामना करके जीवन बनाने का, जीवन के निर्माण करने का जो संकल्प है उसको सिद्ध किया। और फिर ये दोहराते हुए कि जो सपने आपने देखे, और ऐसा होता है कि बच्चों के माध्यम से पूरे होते हैं, तो अमन, आशु दोनों को भी डॉक्टर के रूप में देखकर आपको विशेष रूप से हाँ तसल्ली जी, रही होगी। एक बात कहना चाहूँगी, उन्होंने खुद भी बहुत मेहनत की आकर इस अपनी आप ही अपनी ही कोशिशों से आगे बढ़ते गए ये मेरे बच्चे भी। बिल्कुल। तो हम भी उन्होंने आगे बढ़ बहुत जाते हैं, बात को बढ़ा देते हैं यहाँ पे विराम की तरफ में। तो बहुत-बहुत आपको धन्यवाद, पुनः-पुनः मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू। नमस्ते।